بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, my dear students. So yesterday, you know that we had completed with the fractional distillation. Okay, so today we are going to start with the last topic of the experimental chemistry, that is the chromatography. Okay, so chromatography. First of all, पहली चीज की ये क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, कब इसको यूज करते हैं बेटा, प्लीज जस्ट कंसंट्रेट। क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, इसको कब यूज करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो चीजों को सेपरेट करने के लिए नहीं होती, पहली चीज ये ध्यान में रखो। क्रोमेटोग्राफी इज एक्चुअली द एनालिटिकल टेक्निक, ये एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिकल टेक्निक का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको कोई एक सोल्यूशन दे दूं, आपके पास कोई एक सोल्यूशन है और मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताओ कि भाई ये जो सोल्यूशन है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, ठीक है। तो आपने क्रोमेटोग्राफी के जरिए एनालिसिस करके बता देना है कि भाई इसमें ये और ये मौजूद है, लेकिन आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ सेपरेशन टेक्निक, इट्स अ एनालिटिकल टेक्निक। मसलन आप लोग जो है वो फूड इंस्पेक्टर हो, किसी जूस वाली फैक्ट्री पे जाके छापा मारा है, उससे पूछते हो अच्छा भी तुमने जूस में क्या कुछ डाला हुआ है, वो कहता है जी मैंने 3 चीजें डाली हुई हैं। तो आप लोग जूस का सैंपल लाके उसकी क्रोमेटोग्राफी करके देखो, वाकई अगर 3 उसके चीजें निकलती हैं तो इसका मतलब है वो बंदा सही कह रहा है, लेकिन अगर 4 निकल आती हैं तो इसका मतलब है भाई इसकी जो जूस है उसमें कोई इम्प्योरिटी बाहर से आ गई हुई है, इम्प्योरिटी शामिल है, तो इसका मतलब है उसका जो जूस है वो सही नहीं है। Are you getting my point? So this is basically the analytical technique. It's not a separation technique. और ये यूज कब करते हैं, दो बल्कि 3 चीजों पे इसको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 3 चीजों पे, ज्यादा पे नहीं। पहली चीज, आप लोगों की जो डिफरेंट इंक्स होती हैं, आप लोग पेन से लिखते हो, ब्लैक इंक, ब्लू इंक, ये जितनी भी इंक्स होती हैं ये डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती हैं जी, ठीक है। तो ये इंक्स जो हैं ये डिफरेंट डाइज या कलर से जो मिलके बनी हुई हैं, उनको जो है वो एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये किन किन कलर से मिलके बनी हुई है। द सेकंड थिंग, आप लोगों का जो प्रोटीन एक होते हैं अमाइनो एसिड, ये जो लोग बायो नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, जो बायो पढ़ते हैं उनको तो पता होगा। दुनिया में बेटा एक चीज होती है जिसको, बल्कि आपको मैं एक और सिंपल तरीके से बताता हूँ। अभी जो है वो ईद गई है, बड़ी ईद, उस पे आप लोगों ने सबने मीट तो खाया होगा, गोश्त खाया होगा। तो गोश्त कोई भी जो होता है बेटा, दैट इज एक्चुअली प्रोटीन, वो प्रोटीन होती है जी, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन जो है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उन ईंटों को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड यानी वो जो ईंटें हैं वो 22 किस्म की होती हैं, ठीक है। 22 डिफरेंट काइंड की वो ईंटें होती हैं। तो वो जो प्रोटीन है वो किन किन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, उन अमाइनो एसिड को एनालाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। मसलन मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग मुझे कहते हैं कि सर बताएं कि ह्यूमन स्किन जो है, इंसान की जो जिल्द है, ये भी प्रोटीन है, गोश्त है। तो भाई ये जो गोश्त है, ये जो स्किन है, ये किन किन अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है मेरे बच्चों, स्किन का एक पार्ट यहाँ से उतारना है, ठीक है। स्किन का पार्ट उतार दिया, उतार के उसको क्या करना है आप लोगों ने, एसिड में डाल देना है। एसिड जो है वो इस गोश्त को, इस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देगा, जिसको अमाइनो एसिड कहते हैं। और उसके बाद उसकी क्रोमेटोग्राफी करके देखें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारी स्किन है इसमें कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। डिड यू गेट इट? तो दूसरा ये काम है।
तीसरा काम ये होता है, मेटल के आयंस होते हैं। एक चीज होती है मेटल, मेटल के आयंस होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा मिनरल वाटर है इसमें मैंने फलाने फलाने जो है ना वो आयंस डालने में है, तो भाई वो चेक करने के लिए कि क्या वाकई इसमें ये वाले आयंस मौजूद हैं कि नहीं, तो उसके लिए भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते हैं जी। तो क्रोमेटोग्राफी तीन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, डिफरेंट कलर्स और डाइस को जो है वो चेक करने के लिए इंक्स में से। दूसरा मैंने बताया है कि मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड जो है उनके लिए। और तीसरा जो है मेटल आयंस को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, उनको चेक करने के लिए। ठीक है जी, तो इसको लिख लें। पहला पॉइंट, क्रोमेटोग्राफी is used to analyze, number one, different dyes or colors in ink. Okay, the second thing, uh, different okay mixture of अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या होते हैं। और दूसरी चीज, मेटल आयंस। ठीक है जी, तो क्रोमेटोग्राफी, यस माय डियर। सर डायरेक्ट में कलर में सिर्फ इंक नहीं। तो कोई भी चीज हो सकती है। इंक की एग्जांपल दिया है हमारे सिलेबस में, अब यही है, मैं क्या करूँ। ठीक है, इंक जो है वो डिफरेंट डाइस से बनी होती है। डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ना वो डिफरेंट, मतलब आप सपोज करो बेसिक जो कलर्स है ना वो 7 है। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बाकी दुनिया में जितने भी कलर्स बनते हैं ना वो सारे इनका मिक्सचर होते हैं। तो वो दुनिया की कोई भी चीज पकड़ लो यार, उसको एनालाइज करने के लिए कि ये वाला जो कलर है ये किन किन से मिलके बना है, तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो वो इनके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैंने पहली बात बताई है कि ये चीजों को सेपरेट नहीं करती। ये नहीं है कि भाई आपके पास जो है वो इंक है, कोई बंदा कहे कि इंक में से जनाब ये 3 कलर्स हैं तो तीनों को मुझे सेपरेट करके पकड़ाओ, नहीं। ये हमें ये बता सकती है कि भाई ये वाली जो इंक है ये 3 कलर से मिलके बनी है, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये बता देगी, लेकिन सेपरेट नहीं करके देगी। सेपरेट करने के लिए आपको वो जो पिछली सारी टेक्निक्स बताई हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो यूज करो। ये एनालिटिकल टेक्निक है, ये हमें सिर्फ एनालिसिस करके बता सकती है कि भाई इस चीज में ये कुछ मौजूद है। इस तरह दूसरी चीज मैंने बताया, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि जो गोश्त होता है, प्रोटीन होती है, वो 22 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो उन अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। और तीसरी चीज, मेटल आयंस, मेटल के डिफरेंट आयंस होते हैं। ठीक है, तो किसी जगह पे कौन कौन से मेटल आयंस हैं उनको एनालाइज करने के लिए इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। तो 3 जगहों पे ये इस्तेमाल होती है, 3 चीजों को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगली चीज पे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी में मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, आप लोगों का एक पेपर यूज होता है। दिस इज द पेपर विच वी यूज। ठीक है जी, इस पेपर को हम लोग नाम देते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है ये फिल्टर पेपर की तरह होता है। अगर आप लोगों ने कभी छोटी क्लासेस में ड्राइंग की बुक्स वगैरह देखी हो, ड्राइंग की बुक, तो वो उसमें वो जो ड्राइंग का जो पेपर जिसके ऊपर हम चीजों को ड्रॉ करते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ फिल्टर पेपर। वो फिल्टर पेपर यहाँ क्रोमेटोग्राफी पेपर की तरह होता है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है।
आप लोगों ने क्या करना है, सपोज करें कि आप लोगों के पास जो है वो अमाइनो एसिड का मिक्सचर है। मसलन मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि ये मेरी स्किन है, मुझे चेक करना है कि ये मेरी जो स्किन है ये कितने अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है। तो स्किन प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर आगे अमाइनो एसिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक स्किन का पार्ट जो है वो कट कर लेंगे, छोटा सा टुकड़ा कट करके उसको एसिड में डालेंगे। एसिड भाई उसके टुकड़े टुकड़े करके अमाइनो एसिड बना देगा। उसके बाद उसमें ड्रॉपर के जरिए जो है वो थोड़ा सा सैंपल भर के और यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे। और जिस जगह पे अप्लाई करें वहां पे पेंसिल के साथ एक लाइन लगा दें। ये पेंसिल के साथ एक लाइन लगा दें, और ये जो लाइन है मेरे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द बेस लाइन। इसको आपने पेंसिल के साथ लगाने हैं। अब पेन के साथ क्यों नहीं लगाना, क्योंकि पेन जो है उसमें इंक होती है, और इंक मैंने पहले ही बताया कि उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो जब फिर वो क्रोमेटोग्राफी होगी तो वो कलर्स भी सेपरेट होंगे, अमाइनो एसिड साथ भी सेपरेट होंगे, तो फिर दोनों वही मिक्स होके काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सैंपल लगा दिया, ये आपने सैंपल अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सैंपल क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जी यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों। सबसे पहला काम, हमने एक पेपर लिया जिसका नाम क्रोमेटोग्राफी पेपर है। उसके बिल्कुल नीचे, यानी बिल्कुल नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर, यानी वहां पे एक लाइन लगा दी पेंसिल के साथ। ठीक है जी, जिसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं। और उसके बाद जो है उसके ऊपर सैंपल अप्लाई कर दिया जहां पे वो लाइन लगाई हुई थी। सैंपल जो मैंने लिया है वो मैंने अमाइनो एसिड लिया, जरूरी नहीं आप अमाइनो एसिड ये इंक वाला भी ले सकते हो। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है, एक लेना है बर्तन। उस बर्तन में तुम लोगों ने डाल देना है कोई भी लिक्विड या सॉल्वेंट। ये मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है जी, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड है। और वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है यार, पानी ले लो, अल्कोहल ले लो, वो भी लिक्विड होती है। ठीक है जी, पेट्रोल ले लो, कोई भी चीज, यानी हमें पता होता है कि यार ये जो मैंने सैंपल अप्लाई किया है ये किसमें ज्यादा अच्छा सोल्यूबल हो सकता है, ये हमें पता होता है। तो हम लोग वो चीज यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड होता है, तो आपने यहाँ पे कोई भी लिक्विड ले लिया जी, लिक्विड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब लिक्विड के जो ये ऊपर का ये सॉल्वेंट का जो लेवल है, ठीक है, ये देखें, सपोज करें कि ये पानी है, ये पानी का लेवल, चले मैं थोड़ा सा पी लूं ताकि नीचे आ जाए, इस तरह नजर नहीं आ रहा, और पीना पड़ेगा यार। हाँ जी, अब आ रहा है। ये देखें जी, ये पानी है, ये इसका, ये वाला देखें जी, ये इसका लेवल है जहां पे मैंने ये लगाया हुआ है, इसको कहते हैं सॉल्वेंट लेवल। अब याद रखें कि जो सॉल्वेंट का लेवल है वो ये बेस लाइन या जहां पे सैंपल लगाया है उससे नीचे होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने ये जो सैंपल वाला बेस लाइन वाली चीज है वो इसके अंदर डुबो दी, तो फिर क्या होगा, ये जो सैंपल है वो तो इसमें यहीं पे ही भाई डिसॉल्व होकर इसके अंदर फैल जाएगा। समझ लगी है, तो हमें तो हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेक श्योर द सॉल्वेंट लेवल शुड बी बिलो देन द बेस लाइन, बेस लाइन से नीचे होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें, ये पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, सॉल्वेंट लेवल शुड बी बिलो देन बेस लाइन। ठीक है जी, बेस लाइन से जो है वो नीचे होना चाहिए आपका जो सॉल्वेंट का लेवल है जी। इज इट क्लियर माय डियर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी अगली चीज पे आगे। अब होगा क्या, ये क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, जरा ध्यान से सुनते जाओ बेटा। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, आप लोग
अगर ये कागज पकड़ के, सपोज करें मैं कागज पकड़ लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी, इसको एट द एंड ऑफ क्लास जो है, इसको तो होगी कागज कागज और देखते हैं यार। अच्छा चलिए जी, ये मैं आपके सामने कागज एक फाड़ के बारीक सा ले लेते हैं, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग जो है ना, एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको डुबो के और इसमें रख देते हैं कि चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो काम है ये होता भी है कि नहीं होता। ये देखें, ये मैं आपके सामने डुबो रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं नीचे वाला हिस्सा सिर्फ इसमें डुबाऊंगा, ये देखें जी, इसमें डूब गया, नीचे वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, जब तक क्लास खत्म होगी उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारी कहीं भी बात ठीक भी है कि गलत है, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉल्वेंट के अंदर तुम लोगों ने ये कागज रख दिया, ठीक है जी, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर रख दिया। अब होगा क्या, ये जो पेपर होता है ना, पेपर, इसमें छोटे छोटे से बेटा सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो पानी, ये जो सॉल्वेंट है, ये इसके ऊपर राइज करना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, फौरन नहीं, इट विल टेक टाइम। तो जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ये जो सैंपल है इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड है, हर अमाइनो एसिड की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड इस सॉल्वेंट में ज्यादा सोलुबल होगा वो इसके साथ ट्रेवल करता हुआ ऊपर तक चला जाएगा, बस हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। जिसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में कम है वो नीचे रह गया, जिसकी सॉल्युबिलिटी बस नॉर्मल है वो यहाँ पे रह गया सेंटर में। और ये सॉल्वेंट जो है ये खुद ट्रेवल करता हुआ भाई यहाँ तक पहुंच गया, यानी ये पूरा पेपर गीला होते होते यहाँ तक पहुंच गया। अब अगर तो तुम्हारी इंक होगी, तो इंक में तो कलर्स होते हैं, वो कलर्स जब यहाँ पे जो है ना फैलेंगे तो वो उनका हमें नजर आएगा कलर। लेकिन जो अमाइनो एसिड होता है, ये अमाइनो एसिड, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर हमेशा कलरलेस स्पॉट बनाते हैं, कलरलेस स्पॉट्स, यानी वो नजर नहीं आते स्पॉट, ठीक है। तो इन कलरलेस स्पॉट को एनालाइज करने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक एजेंट जो है वो डालते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं भाई, ब्राउन एजेंट नहीं, खुदा के बंदे, क्या नहीं, स्टेन नहीं, कोई और बोलो यार, मेरे भी जिन से नाम निकल गया, मैं कह रहा हूँ शायद कोई बोल दे आ जाए, हैं? अच्छा, बाहर क्या, इसके ऊपर जो है वो हम लोग एक स्प्रे करते हैं, हाँ आ गया यार, उसको कहते हैं लोकेटिंग एजेंट। नहीं बेटा, तू मेरे सामने में बैठा हुआ है, तेरी शक्ल देखना भूल जाता हूँ, इंतजार करेंगे। अच्छा, लोकेटिंग एजेंट जो है वो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे जो लोकेटिंग एजेंट यूज होता है उसका नाम होता है निम हाइड्रेट, ठीक है। मेटल के आयंस भी जो है ये कलरलेस स्पॉट बनाते हैं, ये भी कलरलेस स्पॉट बनाते हैं, ठीक है। इनका जो लोकेटिंग एजेंट होता है ये मेटल आयंस का, उसका नाम होता है जी एक्वस अमोनिया, ठीक है जी। तो नील हाइड्रोजन जो है ये प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स के लिए लोकेटिंग एजेंट है, आ जाता है, अभी आ जाता है, टेंशन नहीं लेनी। ये देखो, ये सैंपल है, ये सैंपल जो है नीचे से सॉल्वेंट ऊपर चढ़ रहा है, ये सैंपल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इस सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, जो ज्यादा सोलुबल होंगे वो उसके साथ ट्रेवल करते हुए ज्यादा ऊपर तक चले जाएंगे, और जो कम सोलुबल होंगे वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मिक्सचर है इसके डिफरेंट स्पोर्ट्स बन जाते हैं, ये जो स्पोर्ट्स बनते हैं ये हमें नजर कौन नहीं आते, कलरलेस स्पोर्ट है। तो इनको चेक करने के लिए इसके ऊपर एक स्प्रे करते हैं, अगर तो अमाइनो एसिड होगा तो नील हाइड्रोजन,
और अगर मेटल आयंस होंगे तो वो भी कलरलेस स्पोर्ट बनाते हैं, उनके लिए एक्वस अमोनिया। तो ये दो यूज करते हैं। अब लगी समझ? अच्छा जी, अब ये स्पोर्ट तुम लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये जो सॉल्वेंट है ये ट्रेवल करता हुआ ऊपर तक चला गया है, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट, यहां तक समय लगी है? इज इट क्लियर माइंड? अच्छा, अब यहाँ पे भाई दूसरा पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। प्रिंसिपल का मतलब इसका असूल क्या होता है, किस असूल के तहत जो है ये क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। ठीक है जी, वो असूल क्या होता है कि मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं। और अगर वो अमाइनो एसिड्स होगा तो अमाइनो एसिड के कलरलेस स्पोर बनते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो इसको लिखने ड्यू टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी और different components of mixture in solvent will form different spores on chromatography paper. For colorless spores, we use locating agents. अमाइनो एसिड्स के लिए कौन सा लोकेटिंग एजेंट यूज होगा? निनहाइड्रिन। और मेटल आयंस के लिए कौन सा यूज होगा? एक्वस अमोनिया। ठीक है जी, तो ये क्रोमेटोग्राफी का असूल है कि क्रोमेटोग्राफी किस असूल के तहत काम करती है कि मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट जो हिस्से हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड के अंदर डिफरेंट होती है। और इस डिफरेंट सॉल्युबिलिटी की वजह से ये जो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर इस तरीके से डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है जी, और ये जो स्पोर्स बनते हैं और ये जो तुम्हारा लिक्विड है ये ट्रेवल करता हुआ ऊपर तक आ जाता है, इसको सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। ठीक है जी, आ, ये वाला जो है ये मैंने पहले ही बता दिया, दिस इज द सॉल्वेंट लेवल, ये सॉल्वेंट लेवल है। ठीक है, और ये वाली बेस लाइन है, और उसके बाद ये स्पोर्स आपके जो है वो बनेंगे। ठीक है जी, जहां तक समझ लगी है। उसके बाद अगली चीज भाई हम लोगों ने एक चीज फाइंड आउट करनी है जिसको हम कहते हैं आर एफ वैल्यू। ठीक है, ये आर एफ वैल्यू क्या होती है? आर एफ वैल्यू, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर, ठीक है जी। आर एफ वैल्यू जो है ये क्या होती है? इसका होता है डिस्टेंस बाय सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब सोर्स, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट।
अब पेपर में अक्सर वो आप लोगों को क्या कहता है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब 2 मिनट के लिए ये चीज गौर करने वाली है, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट है, सो यू पीपल शुड नो अबाउट इट। इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, फोकस इधर हो सकता। ये देखिए जी, आरएफ वैल्यू क्या है जी, डिस्टेंस बाय द स्पोर्ट्स। तुम लोगों के पास पेपर में स्केल होना चाहिए, स्केल। तुम लोगों ने क्या करना है कि मसलन ये स्पोर्ट है, इसका निकालना है, तो इसका जो टॉप है, ये टॉप टॉप, ना सेंटर से ना ही नीचे से, इसके टॉप से भाई जहां पे ये सैंपल लगा हुआ है वहां तक। ये नहीं कि सॉल्वेंट फ्रंट तक ले आओ, नहीं, जहां पे सैंपल अप्लाई किया हुआ है वहां तक स्केल से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। मसलन ये निकलता है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद यहीं से डिस्टेंस जो है ये सॉल्वेंट फ्रंट का फाइंड आउट कर दो। ठीक है जी, ये सपोज करें निकलता है जी 10 सेंटीमीटर, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये स्केल से तुम लोगों ने मेजर कर लिया। अब ये वैल्यूज इसमें लगा दो। जी बोलिए सर। स्पॉट को मैं नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले स्पॉट को बाहर से नहीं नहीं, जोन से भी हर स्पॉट की आरएफ वैल्यू निकालनी है। अरे वो कैसा लेना पड़ा। यार कुछ भी नहीं करना, आरएफ वैल्यू हर एक स्पोर्ट की डिफरेंट होगी भाई, इस स्पोर्ट की डिफरेंट निकलेगी। इसका डिस्टेंस जब मेजर करोगे और ये डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो उसकी आरएफ वैल्यू और है, इसकी और है, हर एक की अलग अलग निकालो। तो आरएफ वैल्यू ये देखें, आरएफ वैल्यू याद रखें हमेशा लेस देन 1 होती है, लेस देन 1। मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ, सुने। अगर किसी चीज ने यहां से लेके यहां तक आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका आंसर 0.5 निकलेगा। अगर कोई चीज सॉल्वेंट फ्रंट के पास पास पहुंची हुई है तो उसका आंसर 0.9, 0.85, 0.95 इस तरह उसके पास पास होगा। अगर कोई ये बेस लाइन के पास पास है तो वो 0.3, 0.2। तो हमेशा आरएफ की वैल्यू 1 से छोटी होती है, क्योंकि सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया हुआ है, बड़ी वैल्यू नीचे आती है, और स्पोर्ट ने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया हुआ है तो ये ऊपर आती है। ठीक है, तो भाई हमेशा याद रखो कि आरएफ की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं निकल सकती। जी सर, हर एक की ज्यादा ज्यादा निकलती है। जब आरएफ वैल्यू निकलती है ना, तो एक बुक होती है उसमें आरएफ वैल्यू लिखी होती है, तो तुम देखते हो यार अच्छा इसकी आरएफ वैल्यू आई है 0.9, चेक करो 0.9 क्या चीज है। उसके आगे लिखा होगा लो जी ये फलाना अमाइनो एसिड है, तुम लोग लिख लो कि भाई इसमें ये वाला अमाइनो एसिड है। फिर आरएफ वैल्यू देखो दूसरी जो निकली है वो क्या है, उसका भी नाम आगे लिखा होगा। तो आरएफ वैल्यू से हमें चीजों का पता, अगर सपोज करो तुमने यहाँ भी एक और सैंपल भी लगाया होता, दो चीजों के स्पोर्ट एक ही जगह पे बन रहे होते, यहाँ पे भी सैंपल लगाया हुआ है सपोज करो, ये स्पोर्ट दोनों का सेम लेवल पे बन रहा है, तो ये दोनों सेम चीजें हैं। मेरी बात समझ लगी है, जिनके स्पोर्ट सेम लेवल पे होंगे वो सेम चीजें हैं, वो सेम डाइज हैं, वो सेम अमाइनो एसिड है, वो सेम मेटल है। मेरी बात समझ लगी है। ठीक है जी, तो आरएफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस बाय सोल्यूट, यानी स्पोर्ट कितना है 4 और डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का डिस्टेंस कितना है 10, इसको करेंगे 0.4 आवर। ठीक है जी, इज इट क्लियर। तो हमेशा 1 से छोटा आंसर। जी बेटा आरएफ, आरएफ बताया तुम्हारा रिटेंशन फैक्टर है, यानी रिटेंशन फैक्टर का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बाय द स्पोर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय द सॉल्वेंट। इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। ठीक है, इट इज द रेशियो, रेशियो का मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ चीजें सेम है, डिस्टेंस है। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, इसको कहते हैं आरएफ, रिटेंशन फैक्टर। ठीक है जी, चलिए आरएफ की डेफिनेशन की लिखने हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पोर्ट या सोल्यूट, बाय सोल्यूट इन पोर्ट टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट।
is called ठीक है जी। और आर एफ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। ठीक है जी। चलिए जी, अभी पेपर को निकाल रहा हूं मैं। ये देखें, ये क्या हुआ है, नजर आ रहा है गीला हुआ हुआ, ये चेक कर लें जी। हमने यहां तक डुबोया था और ये देखें गीला होके ऊपर तक पहुंच गया हुआ है। ये हाथ लगा के देखें, ये गीला हो गया ये सारा। ठीक है जी, तो वो पानी ऊपर की तरफ राइज करता चला जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये गीला हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर पानी राइज करता जाता है। ठीक है जी, क्योंकि कागज के अंदर जो है वो छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं। अब मैं अपनी सारी चीजों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ लग जाए। जी तो उसमें हमने मिडिल वाले होल पे नहीं सर, ऊपर टॉप किस जगह से क्या भी रहा यहाँ से। तो हमने वो 4 सेंटीमीटर का वहां तक अब इसका इसका निकालना है ना, मसलन एटीएस कोड है, एटीएस कोड है, एटीएस कोड है, तो 3 आरएफ वैल्यू निकलेगी। इसकी लहदा निकलेगी, ठीक है, इसकी लहदा निकलेगी भाई। हमेशा सॉल्वेंट वही रहेगा 10। सॉल्वेंट तो वही रहेगा, सॉल्वेंट तो जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब सर जी ये टेस्ट में है ना, कौन सा कोर्स आएगा, ये क्यों नहीं आएगा? सर ये सारे जितने आपने हमें स्टेप्स तो वैसे आई थिंक 9 में करवाए आपने, ये पहले 8 करवाए 8 9 सर, ये 8 सारे आएंगे। सारे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पूरा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो। क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है, ये चीजों को सेपरेट करके आपको नहीं देती। पेपर में एक दफा क्वेश्चन आ चुका है, उसने बोला है जी इनकी डिफरेंट डाइस को हमने सेपरेट करना है। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए आगे उसने टेक्निक्स लिखी हुई है कि कौन सी चीज यूज करेंगे। अब इंक जो है वो लिक्विड है, उसमें मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। एनालिटिकल टेक्निक सिर्फ आपको ये बता सकती है कि इसमें कौन कौन से कलर्स डाइस मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये एनालिटिकल टेक्निक है और ये 3 जगहों में यूज होती है। इंक में से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए, अमाइनो एसिड्स के मिक्सचर में से अमाइनो एसिड को सेपरेट करने के लिए, मेटल आयंस को सेपरेट करने के लिए। कागज होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर, उसके ऊपर पेंसिल के साथ लाइन लगा के वहां पे सैंपल अप्लाई करते हैं जिसको आपने एनालाइज करना है और उसको एक सॉल्वेंट में रखते हैं। सॉल्वेंट इसके ऊपर ट्रैवल करता हुआ जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये मिक्सचर की जो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। तो वो उनकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर डिफरेंट होगी। और जब डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी तो जिसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है वो उसके साथ ट्रैवल करता हुआ ऊपर तक चला जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो नीचे रह जाएगा, और जो जरा मीडियम सॉल्युबल है वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट स्पोर्स बन सकते हैं जी। ठीक है जी, तो ये जो स्पोर्स बने इनकी हम लोग आरएफ वैल्यू निकालते हैं, और आरएफ वैल्यू निकालने का मैंने तरीका बताया, हर एक स्पोर्ट की निकलती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे डिफरेंट मिक्सचर हो, ठीक है जी, तो अगर ये स्पोर्ट और ये स्पोर्ट सेम लेवल पे आ रहे हैं देखिए, तो इसका मतलब है इन दोनों की आरएफ वैल्यू सेम होगी, तो ये दोनों हैं ही सेम। समझ लगी है बात की? तो इस तरीके से जो है ये क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल आपका जो टेस्ट है उसमें ये पूरा एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री शामिल है। आप लोग इसको क्लासिफाइड पेपर्स या टॉपिकल पेपर से जरूर सॉल्व कीजिएगा, और चेक करते हैं कि कल जो है वो विनर कौन होता है फिजिकल स्टूडेंट में से, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो जो टेस्ट है वो परिहा, लेकिन ये ऑनलाइन थी, उसे ऑनलाइन स्टूडेंट जीत गई थी। तो देखते हैं कि अगली बार जो है ना मुकाबला फिजिकल दिया था तूने आके, पक्की बात है? मुझे तो तेरा प्रिंटेड फॉर्म में मुझे लगता है मिला था। तो जीत जाए, कोई बात नहीं है। जो बेईमानी करके जीतता है ना, मेरी बात सुनो मेरी, वक्ती तौर पे जो बंदा बेईमानी करेगा वो मेरे साथ नहीं करेगा, वो अपने साथ करेगा, और जो अपने साथ बेईमानी करेगा वहां पे जाके आगे जाके फंस जाएगा। ठीक है, मजा तब आता है बेटा कंपटीशन में फेयर होना चाहिए, पता हो यार ये मैंने चीज मुझे आती है तो मैंने की है। ओके गाइस, एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।